हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, टू बल्ब्स आर मार्क्ड 220 वोल्ट 100 वॉट एंड 220 वोल्ट 50 वॉट। दो बल्ब है हमारे पास। देखिए, एक 220 वोल्ट का है जिसपे पावर हमारे पास 20 वॉट का पावर है जिस पर। उसके बाद 220 वोल्ट का है जिस पर की पावर हमारे पास 50 वॉट का है। क्लियर है? सॉरी, समझ गए? तो दो बल्ब है, एक बल्ब और दो बल्ब। हमें क्या करना है? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया हमने। चलिए, एक बल्ब ले लेते हैं ऐसा। हमने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया है और मेंस का सप्लाई कितना है? 220 वोल्ट का। हमें यहां दे भी रखा है, मतलब वोल्ट जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में 220 वोल्ट का मेन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द हिट जनरेटेड इन देम। अब हमें क्या निकालना है? हिट कितना जनरेट हुआ उसका रेशियो निकालना है। दोनों में हिट जनरेट कितना हुआ। चलिए, अगर आपको पता है एच का इक्वेशन क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये पता है। यहां पर v का लेकिन तो कहीं नहीं है जिक्र है ना, तो मैं इसे v भी बना सकता हूं। एच इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी। क्लियर है आपको? तो ये दो इक्वेशंस मैंने बताया था कि एक और इक्वेशंस बन सकते हैं ओम्स लॉ लगाकर हीटिंग इफेक्ट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका सॉल्व कैसे होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करें, फिर आप देखें कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सो हैव वी हैव द सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दे रखा है? पावर दे रखा है दो बल्ब का। बिल्कुल, यहां पर दो बल्ब है ना, उनका पावर हमें दे रखा है 100 वॉट 50 वॉट। अब दोनों जो मेन सप्लाई पर जा रहे हैं वोल्ट पे 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। चूंकि R1 R2 किसमें? R रेजिस्टेंस है, और R1 R2 R रेजिस्टेंस अगर इन दोनों में है तो कितना है? तो रेजिस्टेंस मुझे पता है ना, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ये कैसे निकाला? पावर से। पावर बराबर होता है ना वी, पावर बराबर कितना होता है? पी स्क्वायर बाई आर, मुझे पता है ये। तो यहां से मैं अगर रेजिस्टेंस निकालूं तो वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी स्क्वायर बाई पी से मैंने निकाला रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया 484 ओम, ये रेजिस्टेंस R1 आया एक बल्ब के लिए 484 ओम। इसका कितना आया मैंने निकाला तो 968 ओम। इन दोनों का मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया। अब इन दोनों में जो टाइम जो ट्रेवलिंग है ना, टाइम तो सेम ट्रेवल करेगा ना, टाइम सेम लेना है वो, तो टी सेम है और आई भी सेम है। करंट भी फ्लो कर रहा है, सेम है। करंट में आई जो है ना सीरीज में सेम होता है, तो आई सेम है हमारा। अच्छा, आई का एच का फॉर्मूला मुझे पता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी ये पता है ना। तो मैं यहाँ पर अगर लगाता हूँ टी, तो टी सेम ही है ना, तो टी मैंने यूज नहीं किया यहाँ पर। टी हमने लिखा नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक वो टी बाद में कट जाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि H1 एक में हीटिंग इफेक्ट कितना होगा? आई स्क्वायर R1। दूसरे में कितना होगा? आई स्क्वायर R2। बट आई भी क्लियर है, आई भी सेम है। तो यहाँ पर आई कट गया, आई स्क्वायर दोनों की करंट तो सेम होता है ना सीरीज में है, तो दोनों का करंट सेम ही होगा ना। मैंने बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलग होना है। दोनों का करंट कट गया, मेरे पास आया R1 बाई R2। मैंने दोनों को रेजिस्टेंस का मैंने रेशियो ले लिया, तो हीटिंग इफेक्ट का रेशियो मेरे पास आ गया 1/2। हमने कुछ नहीं किया, हीटिंग इफेक्ट का रेशियो ले लिया H1 बाई H2। हमारे पास आई स्क्वायर आई सेम है, कट जाना है, R1 बाई R2 आ गया। मैंने R1 R2 की वैल्यू पहले से निकाल रखी है, मैंने पुट किया, वैल्यू हमारे पास रेशियो आ गया। यही रेशियो निकालना था हीटिंग इफेक्ट का। हिट जनरेटेड रेशियो तो हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट वर्क हमारे यहाँ पे हमने किया वो है रेजिस्टेंस निकालने का। वो किससे? वो निकाला मैंने पावर के फॉर्मूले से, क्योंकि पावर पहले से मेंशन था। समझ गए चीजें? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि हमें दिया गिवन वैल्यूज क्या क्या है और हमें सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास पावर था, उससे हमें चूंकि हिट जनरेट जब होता है तो उसमें हमें रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, आई स्क्वायर R1, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो उसमें R निकालना था, हमें R निकाल लिया, फिर हमने सॉल्व किया, पुट किया वैल्यू, H1 बाई H2 की हमारी वैल्यू आ गई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग सा, इसी पावर पर बेस्ड है। A house is filled with 20 lamps of 60 watt each। एक घर में 20 लैंप हैं, सारे लैंप 60 वॉट के हैं। 10 फैंस हैं जो कि सब 110 वॉट के हैं। जो फैन हैं सब पंखे कितने के हैं? 110 वॉट के हैं। एक इलेक्ट्रिक केटल भी है, इलेक्ट्रिक केटल वो 440 वॉट का है। सबका पावर अलग अलग मेंशन्ड है। इफ द एनर्जी कोस्ट 50 पैसे पर किलोवाट। अच्छा,
अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट की, अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट के इक्विपमेंट को मैं यूज करता हूं तो 50 पैसे लगते हैं मुझे। इसका मतलब ये होता है ना 50 पैसे पर किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे तक मैं 1 किलोवाट यूज करूं तो 50 पैसे मुझे देने होंगे। तो अब टोटल पहले मैं किलोवाट निकाल दूं, कितने घंटे वो चल रहा है वो निकाल दूं, फिर मुझे इजिली मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कितने पैसे मुझे देने होंगे। कैलकुलेट बिल फॉर नवंबर व्हाइल अप्लायंस रन्स फॉर 6 आवर्स अ डे। अब मुझे नवंबर महीने का बिल अब बड़ा आसान हो जाएगा। इसे पढ़ने के बाद आपको शायद अपने घर की बिजली भी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट पता है तो आपकी बिजली की बिल आती है, तो अगर यूनिट आपको पता हो कैसे यूनिट 4 रुपए, 5 रुपीज, 3 रुपीज कैसे पर यूनिट उठ रहा है बिजली का बिल आपका, पर यूनिट मतलब किलोवाट आवर कैसे उठ रहा है, तो आप इजिली अपने घर की बिजली का बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने पंखे चला रहे हैं आप, कितने फैन चला रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए बिजली का बिल निकालते हैं घर का। एक ऐसा घर जिसमें कि 20 लैंप्स हैं 26 वॉट के, 10 फैंस हैं 110 वॉट के और एक इलेक्ट्रिक केटल 40 वॉट के। अच्छा जरा मुझे सबसे पहले ये बताएं आप कि नवंबर महीने में कितने मंथ होते हैं। नवंबर में कितने, 31? नहीं ना, 30 डेज के होते हैं। नवंबर में कितने डेज होते हैं, नवंबर मंथ में 30 डेज होते हैं। तो हमें कितने डेज के लिए निकालने हैं, 30 डेज के लिए निकालने हैं हमें क्या, बिजली का बिल निकालना है, क्लियर है। और कितने घंटे चलता है, 6 आवर पर डे, 1 घंटे 6 घंटे चलते हैं एक दिन में। तो 30 डेज में कितने घंटे चलेंगे, अगर 30 डेज तक वो 6 घंटे तक रोज चल रहे हैं तो 6 into 30, ऐसा नहीं लग रहा आपको, 120 आवर। मतलब पूरे महीने, नवंबर के महीने जो अप्लायंस चले ना वो एक 180 आवर चलते हैं। मुझे 180 आवर, देखिए मुझे टाइम पता चल चुका है अब मुझे आसान होगा निकालने में। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, और से समझे इसे आप अच्छे से। बस लैंप है, सबसे पहले हम लैंप को समझ लेते हैं कि यहाँ पर लैंप जो है वो कितने का है, 20 into 60 वोट। देखिए मैंने बताया था कि 20 क्या है, ये लैंप है, कितने का है, 60 वोट का। तो 20 लैंप्स कितने के हो गए, 60 into 20, टोटल वॉट सिर्फ लैंप का, टोटल लैंप्स जो कि 20 लैंप थे ना उनके जो पावर आ गया 1200 वॉट पावर। दूसरा फैन की बात कर लेते हैं, 10 फैन थे ना, 110 के सब थे, एक 110 का था, तो 10 कितने के हो गए, 10 into 110, 1100 वॉट। टोटल फैंस 1100 वॉट के। कैटल, चूंकि कैटल तो एक ही था तो वो 440 वोट का मैंने निकाल रखा है। तो पावर मैंने लैंप का, लैंप का, फैन का और कैटल का निकाल लिया है, 20 का, 10 का और अकेले 1 का। अब एनर्जी 6 घंटे, टाइम कितना है हमारे पास, 6 घंटे, 6 आवर्स रोज चलता है वो। एक दिन का निकाल लेते हैं पहले। तो एक अप्लायंस जो कि इतना है 1200 वॉट है, 6 घंटे चलेगा, P into T, P into T, P into T। मैंने क्या निकाला, एनर्जी। आपको एनर्जी पता है कैसे होता है ना, पावर इंटू टाइम, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो मैंने एनर्जी निकाल लिया, सबका एनर्जी फाइंड आउट कर लिया, टोटल पावर इंटू टाइम, टोटल पावर इंटू टाइम। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मेरे पास जो टोटल एनर्जी आया ना वो टोटल एनर्जी 16,440 वॉट आवर। देखिए वॉट आवर मैंने लिखा है, यहाँ पर टाइम भी मैंने कंसिडर किया, तो वॉट आवर मेरे पास एनर्जी आ चुका है। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है किलो वॉट आवर में, तो वॉट आवर को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, डिवाइड बाय 1000, 16.44 किलो वॉट आवर। अच्छा, मतलब एक दिन में मैं कितनी एनर्जी कंज्यूम करता हूं, मैं एक दिन में एनर्जी कंज्यूम करता हूं 16.44 किलो वॉट आवर। ठीक है, एक दिन में करता हूं, तो 30 दिन नवंबर में कितने करूंगा, 16.44 इंटू 30। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट करके, एक दिन का कैलकुलेट ना करके आप सीधा आप 180 डेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने अलग किया है, पहले एक दिन का कैलकुलेट किया, फिर 30 डेज का कैलकुलेट किया, 30 से मल्टीप्लाई करके टोटल मेरे पास आता है 493.2, मेरे पास आता है 493.2 किलो वॉट आवर। अब मुझे पता है कि 1 किलो वॉट आवर, पर किलो वॉट आवर में कितना है, 50 पैसे देने होंगे मुझे। तो अगर मैं 493.2 किलो वॉट आवर खर्च कर रहा हूं अपने घर में, तो टोटल बिल कितना हो गया, क्लियर है ना, मल्टीप्लाई कर देना है हमें। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास पैसा कितना आ गया, 246.6। हमें 246.6 रुपीज पे करने होंगे, 246 रुपए 60 पैसे। किसके लिए, जब मैं ये सारे इक्विपमेंट यूज करता हूं अपने घर में, कितने, 6 घंटे के लिए एक दिन में। और उस नवंबर महीने की बिजली की बिल कितनी होनी है वो हमने निकाल लिया। क्लियर है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और अपने घर की बिजली भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे अगर आपको पता हो कितने वॉट का क्या है। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं,
हम कुछ ना अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेंगे। कंसेप्चुअल थ्योरी पार्ट के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बुक से ही लिया गया है और आपको समझने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सारे क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको वन बाय वन इसके एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि अ वायर कनेक्टेड टू अ बल्ब डू नॉट ग्लो वेयर द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज व्हेन सम करंट फ्लोज थ्रू वायर। क्वेश्चन समझ गए आप? वायर भी तो कनेक्टेड है ना, देखिए करंट तो वायर के थ्रू भी पास कर रहा है, एक वायर है जिससे एक बल्ब कनेक्टेड है, बट ये वायर कुछ ग्लो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, वो हमें रोशनी दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब भी करंट फ्लो कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिर क्वेश्चन है हमारे पास, नाइक्रोम एंड अ कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड डायमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक नाइक्रोम का वायर है, एक कॉपर का वायर है, दोनों सेम लेंथ के हैं, सेम डायमीटर के हैं, सीरीज में कनेक्ट करता हूं मैं उसे, किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इन विच वायर हीट प्रोड्यूस विल बी हायर। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे हम। फिर क्वेश्चन है, व्हाट हाउ डज द यूज ऑफ फ्यूज वायर सेव द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। अगर मैं फ्यूज वायर घर में यूज करता हूं तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कैसे सेव करता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर मैं फ्यूज वायर हीटिंग इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था आपको एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस अप्लायंसेस में मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फ्यूज वायर कैसे सेव करता है, फिर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लैंप हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस 60 वॉट और 100 वॉट लैंप। किस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एक 60 वॉट पावर के लैंप में या 100 वॉट पावर लैंप में। बल्ब्स फ्यूज समटाइम्स व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। कभी कभी ऐसा होता है घर में कि हम बल्ब को स्विच ऑन करते हैं वो फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल बल्कि मैंने स्विच ऑन किया वो फ्यूज हो गया। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है, वो अभी बोल देंगे जब मैंने स्विच ऑन किया फ्यूज हो गया, ऐसा क्या हुआ? हालांकि कोई पावर इसमें सप्लाई नहीं हुआ, ज्यादा वोल्टेज की कोई पावर नहीं आई है, फिर भी फ्यूज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, डिस्कस करेंगे। व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट में क्यों यूज करते हैं? व्हाई आर कंडक्टर ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड ऑफ एन अलॉय, टूस्टर, आयरन, इन सब जो हीटिंग डिवाइसेस है इसमें एक अलॉय का यूज होता है। ठीक है, अलॉय क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, मिक्सचर होते हैं एक तरह के। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ और काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये चीजें, इसलिए मैंने कहा था कि आप आखिर तक वीडियोस को देखें। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि विच लैंप हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, 60 वॉट, सॉरी तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, वायर कनेक्टेड टू अ बल्ब डू नॉट ग्लो वेयर आर द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज। एक वायर ग्लो नहीं करता बट फिलामेंट उसका ग्लो करता है बल्ब का, क्यों? देखिए वायर और फिलामेंट जो है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड सेम करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये वायर है ये बल्ब है तो क्या है आपस में, ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में ही कनेक्टेड है, बट ये ग्लो करता है और ये ग्लो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा वो बहुत 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 कम है रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट से। फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इज मच मच ग्रेटर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस इन वायर। अब जूल्स लॉ हीटिंग मुझे पता है कि रेजिस्टेंस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस मोर हीट, ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा हीट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, हीट प्रोड्यूस चूंकि फिलामेंट में बहुत ज्यादा होता है और बल्ब हमारा ग्लोज करता है, जबकि कनेक्टिंग वायर में अनहीटेड वो हीट उतना नहीं होता है, इलेक्ट्रिक वायर हमारा हीट उतना नहीं होता क्योंकि हीटिंग इफेक्ट उसमें उतना रेजिस्टेंस होता ही नहीं है कि वो रेजिस्ट करे करंट को और वहां पर हिट करे वो हमारे पास कंडक्टर को। ये समझ गए आप? तो यहाँ पर फिलामेंट के ग्लो करने का कारण यही है कि उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा तो यहाँ पर हिट से फिलामेंट ग्लोज करने लगता है, बट नॉट द करेक्ट इलेक्ट्रिक वायर। समझ गए चीजें आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर कनेक्टेड इन सीरीज। दो वायर है, एक नाइक्रोम का एक कॉपर का, दोनों हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इन विच वायर हिट विल बी प्रोड्यूस्ड एट हायर रेट, किसमें ज्यादा हिट प्रोड्यूस होगा। अब आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, हमें पता है अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा थ्रू बोथ नाइक्रोम एंड कॉपर वायर, बट हिट किसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब मैंने अभी बताया आपको हिट प्रोड्यूस डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस पर। मोर रेजिस्टेंस पावर पे, पावर हिट सेम है ना, पावर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हिट भी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो मोर रेजिस्टेंस हायर रेट ऑफ हिट प्रोडक्शन, मतलब पावर, आप ध्यान दें यहां पर कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी, मतलब हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, किससे? कॉपर से। कॉपर से नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, नाइक्रोम वायर ज्यादा हीट होता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस, यहां पर रेट पूछा है ना, हाइयर रेट पूछा है। हाइयर रेट का मतलब क्या? पावर पूछा है। आप याद रखें, रेट ऑफ हीटिंग दैट इज पावर, रेट ऑफ हीटिंग पावर है, तो यहां पर पावर पूछा है, इसलिए मैंने यहां पर पावर का एग्जांपल लिया कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेट ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेट ऑफ हीटिंग ज्यादा, तो हीट प्रोड्यूस विल बी हायर रेट। तो इन नाइक्रोम वायर हीट प्रोड्यूस विल बी एट हायर रेट। मैंने आपको बताया भी है कि यहां पर, मैंने आपको दिखाया भी यहां पर, अगर आप देखें कि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? 100 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, एंड कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है? नाइक्रोम की। समझ गए चीजें आप? इसलिए हीट प्रोडक्शन इसमें ज्यादा होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव हाउ डज द फ्यूज वायर सेव द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस को फ्यूज वायर कैसे सेव करता है? मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्यूज वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जो फ्यूज वायर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट उनकी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होता है ताकि जब हीट ज्यादा उसमें आए, ज्यादा वोल्टेज आए, तो आसानी से हिट कर जाए, हिट करके मेल्ट कर जाए। मेल्ट जब करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाना है, सर्किट ब्रेक होगा तो वो आगे के अप्लायंस को खराब नहीं होने देगा, वहां पर करंट पहुंचने नहीं देगा। यही होगा ना? देखिए ये होता है। फ्यूज वायर हैज हायर रेजिस्टेंस व्हाइल लो मेल्टिंग पॉइंट व्हेन द वोल्टेज एक्सीड्स, जब वोल्टेज सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हिट रश करेगा उसमें, उससे क्या होगा? ओवर हीटिंग होगी और फ्यूज वायर मेरा मेल्ट कर जाएगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट लो है। मेल्ट करेगा जब, तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और डैमेज होने से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा देगा। अब यहां पर देखें कि P इज इक्वल टू V²/R, मतलब यहां पर क्या? मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर, रेट ऑफ हीटिंग होगी, वोल्टेज ज्यादा, V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², ज्यादा वोल्टेज तो हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा ओवर हीटिंग होगी तो फ्यूज तब मेल्ट करेगा। समझ गए चीजें आप? तो वहां पर अप्लायंस को ऐसे बचाता है। Now moving to the next question, we have which lamp has a greater resistance, a 60 watt or 100 watt lamp? खुद से समझे इसे। कनेक्टेड टू सेम सप्लाई, सप्लाई सेम है, पावर सप्लाई सेम है, मेरा पावर सप्लाई मतलब पोटेंशियल सेम है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। किस लैंप में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? अब मुझे अभी मैंने आपको बताया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI। अब हमें पता है, इसे मैं सॉल्व करूं, अगर मैं सॉल्व करूं तो P इज इक्वल टू V²/R होता है ना, तो R इज इक्वल टू V²/P। अच्छा, मतलब इनवर्सली है इनका रिलेशन। क्या है इनवर्सली रिलेशन? है एक बढ़ेगा, पावर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस घटाएं तो पावर बढ़ गया। समझ गए चीजें? मतलब हमारे पास ये समझ में आता है दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R इज इक्वल टू V²/P, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। दैट मीन्स जब P को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हुआ, P को घटाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो मैंने यहाँ पर 60 वॉट, ये कम था पावर, ये पावर कम था तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। यहाँ पर मैंने पावर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया। मतलब पावर घटाया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, पावर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ लैंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, दस 60 वाट लैंप हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस। अभी मुझे पता चल गया ना किस में ज्यादा होगा रेजिस्टेंस? जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। पावर कम किसका? 60 वॉट का, तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ गए चीजें आप? आई होप कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव, बल्ब फ्यूज समटाइम्स व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। क्यों ऐसा होता है? जब स्विच ऑन करते हैं बल्ब फ्यूज हो जाता है। देखिए होता क्या है कि बल्ब जब स्विच ऑन किया जाता है तो उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने लगती है। जाहिर सी बात है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस भी तो है, फिलामेंट में रेजिस्टेंस भी तो है। ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेस। तो मुझे पता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT होता है ना। अब रेजिस्टेंस हमारे पास जब फिलामेंट का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर की वजह से, इट हैपेंस वेरी क्विकली, अब बहुत जल्दी, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है ये। टेम्परेचर बढ़ा, तुरंत हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ गया। कुछ समय बाद बहुत बार ऐसा हम बंद करते हैं, खोलते हैं, बल्ब को ऑन ऑफ करते हैं, फिलामेंट बल्ब का बहुत पतला, बहुत थिन हो जाता है। क्या होता है जब हम थिन होने के बाद फिलामेंट बहुत थिन हो गया है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब को, बहुत सडन फ्लो ऑफ करंट होता है, करंट बहुत तेजी से जाएगा और वहां पर हिट करना शुरू करेगा, हिट करेगा तो वहां पर फ्यूज हो जाएगा बल्ब।
यही होता है कि सडन फ्लो ऑफ करंट जब होता है हमारे करंटली मतलब लगातार हम यूज़ करते रहते हैं फिलामेंट को, बल्ब को, तो वहाँ पर मेरा जो फिलामेंट थिन हो जाता है और सडन फ्लो ऑफ करंट की वजह से क्या होता है, फिलामेंट हमारा बर्न कर जाता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है। मेन कारण यही है इसका। समझ गए चीज़ें आप? तो अब तक आई थिंक मैंने बहुत चीज़ें डिस्कस की जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रह गए होंगे। आई एश्योर कि मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स बीच बीच में काफ़ी ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी, जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो दिस वीडियो कम्स टू एन एंड एंड आवर चैप्टर ऑल्सो कम्स टू एन एंड। हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, आप हमारे एफबी पेज को ज्वाइन करें, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पर नीचे। उसके बाद आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, गुड बाय।